हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 6। तो इस पार्ट 6 के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले वो देखेंगे पहले। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम कोनिकल पेंडुलम। क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, वो सब बताएंगे। डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। न्यूमेरिकल्स एग्जांपल 1.4, एग्जांपल 1.5 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अभी ये तो सिर्फ बताया है डेफिनेशन ऐसी, अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अभी देखते हैं क्या होता क्या है, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, तो पेंडुलम तो पढ़ा होगा ना। ये कुछ ऐसा होता है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम ऐसा था, एक स्ट्रिंग पे बांध देते थे और उसको ऑक्सीलेट कराते थे। ऐसा इस साइड ऑक्सीलेट कराते थे, फिर वापस से इस साइड ऑक्सीलेट कराते थे। मतलब ऐसे ऑक्सीलेशन करता था, मतलब ऐसा 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 ऐसा, फिर धीरे धीरे अपने मेन पोजीशन पे रुक जाता था वो। बराबर। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पेंडुलम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। यानी नाम से ही पता चल रहा है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोनिकल बोल रहा है, यानी कुछ कोन शेप बनेगा हमारा। यानी इस पेंडुलम के अंदर क्या होता है, हमारा जो पेंडुलम है, बॉब है सॉरी, वो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल कवर करता है, ऐसा घूमता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो वो जब घूमता है तो हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी कोन कोन शेप में बना डालती है। जैसे ये कोई भी चीज घूम रही है, बॉब या बॉल अटका के रखा है इसमें, और हम इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं। अगर नहीं समझा तो दूसरी डायग्राम देखो। ये देखो, ये रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग, इसमें बॉब अटैच है। तो इस बॉब को हम कैसे घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। कैसा, ऐसा ऐसा। तो ये तुम घर पे करके देखो कि बॉब को ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाओ। हॉरिजॉन्टल यानी क्या, ऐसा ऐसे ऐसा सर्कल में घुमाओ। तो जब तुम ऐसे घुमाओगे तो तुम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से जो शेप बन रहा है वो कौन कौन बन रहा है शेप उसका। तो यही थी कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन। देखते हैं अभी डेफिनेशन क्या है असल में इसकी। देखो, conical pendulum is the system in which the bob or the point object is connected to massless, flexible and inextensible string। अब ये देखो, massless, flexible and inextensible string, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें से हम लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये आइडियल कंडीशन पे लेते हैं हम, मासलेस। ये जो है हम आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि हाँ स्ट्रिंग मासलेस होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्ट्रिंग का मास रहा तो उसका मास भी जोड़ना पड़ेगा हमको, फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाता कैलकुलेशन। इसलिए हम स्ट्रिंग के मास को 0 ही मान लेते। फ्लेक्सिबल है ना, तो ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक सही नहीं है फ्लेक्सिबल, क्योंकि स्ट्रिंग है, ज्यादा फ्लेक्सिबल थोड़ी ना होंगी, रबर थोड़ी ना है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल यानी टूटनी चाहिए, टूट नहीं सकती कोई। तो ये भी आइडियल कंडीशन पे ही लेंगे ये जो चीज है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग पे ज्यादा टेंशन, अगर टेंशन फोर्स mg से कम हो गया तो स्ट्रिंग तो टूटना है ही। is suspended to rigid support and is performing uniform horizontal circular motion by making a shape of cone। ये समझ गया, जैसे मैंने बताया था कि ये रिजिड सपोर्ट से अटैच रहता था बॉब, और बॉब ऐसा कुछ घूमता था हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो जब ये घूमता था तो हमको स्ट्रिंग कैसी दिखती थी, कोन शेप में। और अगर अभी भी इमेजिन नहीं हो रहा है
और अगर नहीं कर पा रहे हो इमेजिन या फिर घर पे नहीं करना है ट्राई, कुछ ज्यादा काम होगा कुछ, तो इधर देख लेना फिर ये वाली वीडियो। ये देखो कुछ ऐसा शेप बना रहा है, देखो अगर मैं ये पॉइंट बनाऊं तो ये इसको जोड़ू और इसको जोड़ू और ऐसा इसको कोन शेप, देखो ये पूरा ऐसा कोन शेप बनाया, देखा? इसको क्या बोलते थे हम? कोन। तो यही उसकी डेफिनेशन है। क्या है? कोनिकल पेंडुलम इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है इन विच द बॉब और पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू, बॉब और पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए बोला है, बॉब भी ले सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका मास यूनिफॉर्म हो, जैसे इसका मास यूनिफॉर्म है इसलिए, इज कनेक्टेड टू मासलेस फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो कि सिर्फ आइडियल कंडीशन में लेंगे एंड सस्पेंडेड टू रिजिड सपोर्ट एंड इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बाय मेकिंग अ शेप ऑफ कोन। ये बताया कि कैसे कोन का शेप बनाती है ये। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, अभी इसका असली काम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो फिर नेक्स्ट। नाउ डेरिवेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इसे डेरिवेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम नहीं लिखना था, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हमें अभी टाइम पीरियड निकालेंगे कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन करके। तो पहले उससे पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ। देखो ये कोनिकल पेंडुलम है, ये कोनिकल पेंडुलम है। अब इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही बताओ भाई, कमेंट करके बताना कि इसमें सबसे सबसे पहले बताना कि कौन सी फोर्स लग रही इसमें। तो देखो भाई, अगर जवाब आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो देख लो कि ये क्या है। ये बॉब जो है स्ट्रिंग से अटैच है और स्ट्रिंग पे कौन सी फोर्स लगती? टेंशन। तो इस पे टेंशन फोर्स लग रही, एक फोर्स निकाल लिया हमने। चलो दूसरी फोर्स कौन सी लग रही बताओ। दूसरी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब बताओ कौन सी लग रही? mg। और mg मैंने बोला है हमेशा इंडिपेंडेंट है, mg हमेशा नीचे लगेंगी, बोले टेंशन और नॉर्मल फोर्स जो है, तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर रहता सरफेस को और टेंशन का रहता जस्ट इसकी स्ट्रिंग है, लेकिन mg का कोई रोल नहीं है, mg जो है डाउनवर्ड ही जाती है। तो ये भी कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है कंप्लीट, ऐसा कुछ घूम रहा है। तो मैं मान लेता कि ये जो है सेंटर है, रुको बताता, ये जो है हमारा, ये सेंटर है सी, यहां से उसकी दूरी क्या बोलेंगे इसको, यहां से इसकी दूरी रेडियस, center to position of particle is radius vector when particle performing circular motion। ये भूलना नहीं है अपने को अभी। अभी ये देखो, ये इमेजिनरी लाइन बताइए जैसे टेक्स्ट बुक में बताइए। अब देखो हमको एक टेंशन ऐसा है बराबर, mg ऐसा है, हम फोर्स कैसे निकाले भाई, मतलब हम डेरिवेशन कैसे करें? हमने वॉल ऑफ डेथ में देखा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में देखा, फिर बैंकिंग ऑफ रोड में भी देखा कि हम डेरिवेशन कैसे करते, उसकी ट्रिक आ जाती मतलब अपने आप, कि हम कंपोनेंट को वो कर लेते, कंपोनेंट बना लेते और कंपोनेंट के इक्वल इक्वल करके डेरिवेशन आ जाता। तो इधर तो है ही नहीं, तो इसके भी हम कंपोनेंट करेंगे। देखो ये टी, तो हम mg को करें क्या, तो mg को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, mg को भी कर सकते भाई, ऐसा नहीं है कि mg कंपोनेंट नहीं बना सकता, mg भी कंपोनेंट बनाएगा, लेकिन हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले तो अच्छा रहेगा। तो हम इसके कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, देखो अब डायरेक्शन कैसा है इसका, ऐसा है,
तो ऑब्वियसली हमको कंपोनेंट कैसे बनाने पड़ेंगे अभी, एक ऐसे, एक साइड ये और एक ऐसा, एक साइड ये, क्योंकि हमको इसके अलोंग ही चाहिए। देखो फिर इसके कंपोनेंट एक बनेगा यहाँ पे, एक सीधा लेके जाता मैं, जो होगा टी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे आया बताता रुको। और ये होगा टी साइन थीटा। ये है टी साइन थीटा। अगर डायग्राम गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है डायग्राम में, अगर थोड़ी गुचड़ पुचड़, तो वापस से बना के था, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो। ये देखो, ये टी कॉस थीटा कैसे आया, तो हमने बताया ही नहीं शायद कि ये एंगल को हमने थीटा बोला था। हाँ सॉरी, ये एंगल को हमने थीटा बोला था। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। देखो भाई, कंफ्यूज हो गया तो देख लो वापस से कि हमने ये एंगल को थीटा बोला था, ना कि ये एंगल को। तो जिसके साथ थीटा बना था उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता उसको साइन थीटा। तो वैसे टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, बराबर। अब ये देखो, इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो देखो, अब वापस से टी कॉस थीटा एक इधर आ गया। देखो अब डायग्राम अगर बनाए तो कुछ ऐसी बनेंगी। कंपोनेंट के साथ बनाऊंगा अब मैं, मतलब सिर्फ कंपोनेंट बनाऊंगा। टी कॉस थीटा को मैं टी सी ले लेता हूँ, और वही टी साइन थीटा को मैं टी एस ले लेता हूँ। रुको, ये तो एम जी है ना, ये एम जी है। रुको, उस पे ध्यान मत दो, इस पे दे दो। ये टी कॉस थीटा, ये एम जी, यहाँ पे था टी साइन थीटा, बस। तो देखो फिर से वही घिसा पिटा डायग्राम हो गया, जो कि हमने बैंकिंग ऑफ रोड के स्टार्टिंग में किया था, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड। लेकिन उसमें नॉर्मल था, इसमें टेंशन है। देखो, टी कॉस थीटा एम जी एक ही डायरेक्शन में है, और मैंने क्या बोला कि ये बॉल क्या नीचे, ये इसकी रस्सी टूटी है क्या, नहीं, रस्सी भी नहीं टूटी, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, यानी टी कॉस थीटा बराबर एम जी के बराबर है, इसलिए तो वो टूट नहीं रहा है। अगर टी कॉस थीटा थोड़ा सा भी एम जी से बराबर नहीं होता, यानी कम होता, तो स्ट्रिंग टूट जाती, सिंपल। लेकिन उसने तो हमको पहले ही बोल के रखा है, यानी टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है। और वही बात करें कि जो टी साइन थीटा है मेरा, वो किसके बराबर होगा बोलो तो अभी, टी साइन थीटा। तो हमारा टी साइन थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर। और एम वी स्क्वायर बाय आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी बताता हूँ, रुको। ये देखो वापस से मैंने बताया था, ये सर्कल है, अगर यहाँ पे एक ही फोर्स है, ये डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या बोलना कि बिंदास इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ले लेना। देखो ये भी एक सर्कल मोशन ही कर रहा है, हाँ, और यहाँ पे भी एक ही फोर्स है, जो टेंशन है टी साइन थीटा, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या बिंदास इसको ले लेना है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गया आधा सम हमारा पूरा, यानी आधा सम हुआ। पूरा डायग्राम के साथ बता दिया, क्योंकि ये जो है ना, ये से डायग्राम बहुत हार्ड हार्ड होते हैं, इसलिए बिना डायग्राम के समझ ही नहीं सकते आप। इसलिए पहले डायग्राम समझो, फिर थियरी समझो। ये दिख गया होगा अभी क्या है पढ़ा हुआ।
पढ़ लेते हैं फिर भी। देखो let m be the mass of the conical pendulum, L be the length of the string, let T naught be the tension in the string, let theta be the angle made by the string with the vertical, and C is the center of the circle। ये क्या बोला है, m मास है उसका, L लेंथ है, T नॉट टेंशन है, हमने T लिया था वहां पे T नॉट लेना पड़ेगा, वो क्या है, वो तो नोटेशन है बस। थीटा क्या है, एंगल, C है सेंटर। देखो अभी आगे बढ़ते, देखो कुछ ऐसा डायग्राम है हमारा, डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लेते। देखो ये था हमारा टेंशन जो कि मैंने बराबर बताया था आपको, ये एम जी, देखो नीचे का डायरेक्शन में था। टी को हमने क्या किया था, कंपोनेंट किए थे, एक टी कॉस थीटा में, एक टी और बाकी, अच्छा ये थीटा था क्या हमारा, हमने ना, सॉरी ये मैंने बताया नहीं, मतलब मुझे आता था पर मैंने सोचा कि ये आपको आ गया होगा इसलिए, लेकिन सॉरी बताया नहीं। ये थीटा कुछ इधर आएगा, देखो अभी बता देता हूँ, सॉरी। ये देखो ये जो है पैरेलल लाइन है, बराबर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हुआ, देखो ये कुछ पता चला अभी, ये थीटा क्यों आया इधर, क्योंकि ये देखो भाई अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा मैथ्स भी आना चाहिए इसके लिए, फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो तो यही था उसका सिंपल कंसेप्ट। फिर जहाँ थीटा लगता है वो कॉस थीटा मैंने बोला, तो टी नॉट कॉस थीटा, और जहाँ थीटा नहीं है वहां पे बोलते हैं हम टी साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा, और सी सेंटर लिया था बस। और ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, और एल कॉस थीटा वो कैसा आया, वो अभी धीरे धीरे समझेंगे, वो थोड़ा डीप में जाएंगे अपन। देखो एट पोजीशन बी पोजीशन पे फोर्स कौन सी लग रही है, यानी बॉब पे फोर्स कौन सी लग रही है, वही बोलना चाहते हैं हम। सबसे पहले लग रही है वेट एम जी, नीचे लगती है हमेशा, always vertically downward. The force T naught due to tension directed along the string towards support A। ये कुछ इतना टेंशन मत लो, टेंशन फोर्स भी लिख दिया तो भी चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। This tension can be resolved into two components which are horizontal component T sin theta and vertical component T cos theta। बराबर, ये तो समझे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हमारा, T sin theta, और वर्टिकल कंपोनेंट T cos theta है। नेक्स्ट इसमें बढ़ते, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन is balanced by weight mg and the horizontal component of tension is provided necessary centripetal force। ये भी मैंने डायग्राम में समझ दिया था कि ना स्ट्रिंग टूट रही है और ना कि हमारा जो सर्कल है वो बिगड़ रहा है, यानी टी cos थीटा बराबर mg के बराबर है, और वही टी sin थीटा mv स्क्वायर बाय r के बराबर है, क्योंकि मैंने बोला था अगर सर्कल और यही एक फोर्स है तो बिंदास उसको ले लो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते, अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो ये टी साइन थीटा किसके बराबर था, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर। टी कॉस थीटा किसके बराबर, एम जी, ये पढ़ा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर वही है, वही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी ओमेगा। ये याद रख लो पूरा। इसको मैं नाम देता था 1, इसको नाम दे देता 2, अब डिवाइड 2 बाय 1। अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने बहुत डायरेक्ट किया है टेक्स्ट बुक में, तो वो डायरेक्ट समझ में थोड़ी ना आता है, इसलिए मैंने क्या किया, अभी लिख के दे दिया। किया अभी बताना मैंने अच्छा किया कि नहीं। तो देखते हैं अभी मेरा लिखा हुआ, राइटिंग खराब होंगी तो सॉरी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की वो अच्छे से समझा सको। देखो हमने टी कॉस थीटा एम जे लिया था, इसको 1 मार्क दिया था, इसको 2 मार्क दिया था, बराबर। और डिवाइडिंग 2 बाय 1 ये भी देख चुके अपन। हाँ देखो डिवाइड करोगे क्या होगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू 1 अपॉन एम जी, वैसे ही कैसे बैंकिंग ऑफ लोड जैसा, तो टेन थीटा वी स्क्वायर अपन आर जी आ जाता है। देखो यही आया, जैसे कि वो मोस्ट सेफेस्ट फिट के अंदर आया था,
अब सिर्फ उसमें फर्क क्या था, नॉर्मल था वहां पे, और यहाँ पे टेंशन है। तो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अरे आर जी टेन थीटा कहाँ से है, ये वी स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो अब वी क्या होता है हमारा, वी होता है, हमने पढ़ा है भाई, अभी ने बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने प्रीवियस कंसेप्ट में सब सिखाया था कि वी क्या होता है हमारा, आर ओमेगा होता है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। फिर तो मैंने यहाँ डायरेक्ट डाल दिया कि v जो है आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो आता है ना, फटाफट करना पड़ता हो। तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा अपन आर। नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। हाँ ये भी बताया था कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टू पाई एन और 2 पाई अपॉन टी, ये ऐसे ही समझो, 2 पाई अपॉन टी। तो मिटा देते हैं अभी, क्योंकि बुक के अंदर ही आगे है। तो हाँ, तो ये था ओमेगा हमारा 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर करो, यानी ये भी सब स्क्वायर हो जाएंगे, 2 स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा अपन आर। तो देखो 1/t² को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो मैंने इधर भेज दिया सबको। तो t², इसका उल्टा करोगे, देखो 1/t² ये, तो t² क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दिया उसका, देखो उल्टा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई√r/g tan थीटा, यही फॉर्मूला खत्म हो जाता हमारा। यही फॉर्मूला खत्म हो गया कि अगर ये भी याद रखना है तो रख लो। कौन सा, ये वाला 2 पाई√r/g tan थीटा। बाकी ये तो बुक वालों ने सॉल्व किया है कि t इज इक्वल टू 2 पाई√r cos थीटा अपन जी साइन थीटा। ये कैसा है, देखो tan थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपन cos थीटा ऊपर पहुंचा दिया, तो r cos थीटा हो गया। तो r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अब ये कैसे आया, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो देखो छोटा सा बनाना पड़ेगा अभी। ये तो क्या थी हमारी, ये लेंथ थी बराबर, ये इसकी हमारी लेंथ थी, इस एल, और ये क्या था हमारा, रेडियस था बराबर। तो अगर लेंथ को भी अगर हम कंपोनेंट बनाए, तो एक कंपोनेंट उसका किधर जाएगा, एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाएगा। वो कोई ये गलत डायग्राम बनेगी। कुछ ऐसी डायग्राम थी वो। ये कुछ आर जो है हमारा एल साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और ये एल कॉस थीटा हो जाता है, ये जो है। तो ये आर जो है एल साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये क्या हो रहा है, सब गलती हो रही है। तो देखो मैं वापस से बताता हूँ, ये डायग्राम थी कुछ हमारी बराबर, और यहाँ ऐसा बॉब था।
अरे यार ये बहुत ही गंदी डायग्राम आ रही है। ये तो जैसा मैंने बोला था कि एल का डायरेक्शन इधर है, तो हम दो कंपोनेंट करते हैं इसके। एक आर के अलोंग रहेगा, जो कि ये आर है, इसके अलोंग रहेगा एक। वो कैसे रहेगा बताता हूँ। देखो, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जिसको हम एल साइन थीटा बोलेंगे, और एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा हमारा, जो हम बोलेंगे एल कॉस थीटा। तो एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा ऐसे आए हमारे। तो एल साइन थीटा किसके बराबर कर दिया हमने, आर के बराबर। तो ये हमने ऐसा सॉल्व करके निकाल लिया था टाइम पीरियड का। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब मैरी गो राउंड यूजुअली consist of central vertical mirror. At the top of it there are horizontal rods which can rotate about a vertical axis. At the end of the horizontal rod there is vertical rod fitted like a elbow joint. At the lower end of its vertical rod there is a horse on which can rider. As the merry-go-round is set into rotation, this vertical rod move away from the axle by making some angle with vertical. The figure above shows vertical section of merry-go-round in which the initially vertical rod are inclined with vertical at 370 degree during rotation. Calculate the frequency of revolution of merry-go-round. Use G equal pi square meter per second square and sin 37 0.6. 2.1, ये देखो, ये इसकी लेंथ बोली हमको 2.1 मीटर, ये 1.5 मीटर है इसकी लेंथ, और ये थीटा एंगल दिया है, और यहाँ पे हॉर्स जो है, यानी मैरी गो राउंड जैसा केस है कुछ। जैसे मैरी गो राउंड में कैसे थे, हॉर्स लगे हुए, हॉर्स नहीं रहते उसमें, बच्चों का कैसा रहता है, ये हॉर्स लगे हुए और घूम रहे हैं, वैसा कुछ केस है इसमें। तो हमको सब तो दिया है भाई, देखो ये जानबूझ के इतना दिया है, हमको ये लेंथ ढूंढनी है, ये लेंथ इतनी। तो हम क्या करेंगे, ये चीज और साइन 37 से प्लस कर देंगे। देखो बताता हूँ, इसके आगे की स्लाइड में बताता हूँ, ये देख लो पहले अच्छे से, ठीक है। चलो हटाता हूँ मैं। देखो हमको कुछ ऐसा करना है कि हमको ये लेंथ दी थी, तो हमको ये लेंथ ढूंढना है, और ये लेंथ हमको दिया, यानी ये कॉस थीटा होगा बराबर, तो ये अपने आप साइन थीटा हो जाएगा। ये बताया ना कि जो थीटा के साथ रहता है वो कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के साथ नहीं रहता है वो साइन 37। तो ये देखो, ये लेंथ कितनी थी 2.1, तो इसको 2.1 से प्लस कर देंगे, 2.1 ये इतनी तो बराबर है, प्लस ये लेंथ थी 1.5, लेकिन हम 1.5 नहीं जानते, हमको सीधी लाइन चाहिए, वो हम साइन 37 भी करेंगे, जो कि क्या था 0.6, और 0.6 यानी 15 इंटू 0.6। तो ये हुआ, देखो हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, h इक्वल 2.1 मीटर, लेंथ ऑफ इनिशियली मैंने जैसा बोला थीटा 37, तो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन h plus with sin 37 is equal to 3 meter. If t is a tension along the inclined road, t cos theta mg t sin theta mr omega square. ये देखो tan theta is equal to 4 pi square rn square upon g, n is equal to tan theta upon में 4r। तो ये वन, अरे ये तो पूरा ये जो है ना t cos theta mg t sin theta, ये याद ही रख लो क्योंकि ये बहुत इसमें आता है। और इसका सिर्फ वो किया हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और वही फॉर्मूला लगा दिया, यानी टी का ही फॉर्मूला। तो इसमें
अंडर रूट आर कॉस थीटा अपन जी साइन थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, या भी वो वाला कौन सा था, आर अपन जी टेन थीटा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई आर अपन जी टेन थीटा वाला, और उसका उल्टा करते थे तो एन, क्योंकि एन क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टी। तो ये भी न्यूमेरिकल बहुत आसान था। देखो भी नहीं पढ़ते। A semi-vertical angle of conical section of funnel is 370. There is a small ball keep inside the funnel or rotating the funnel. The maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 मीटर पर सेकेंड. Calculate the inner radius of the brim. ये देखो कुछ केस ऐसा है कि ये फनल है ऐसा, और फनल के अंदर बॉल है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल हमको दिया है 37 डिग्री। तो ये इसमें क्या लगेगी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल कब लगती है जब कांटेक्ट में, और ये देखो ये भी कांटेक्ट में है, इसलिए इसमें भी नॉर्मल लगेगी। ये एम जी है, तो देखो अब ये कुछ ऐसा है, इसके नॉर्मल के भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं एक। अब इसको जो है ये एन साइन थीटा होगा, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो यहाँ है, थीटा जो है हमारा यहाँ पर है, इसलिए हम एन साइन थीटा लिखेंगे, और ये होगा एन कॉस थीटा। पहले कैसा ऊपर हमेशा कॉस थीटा रहेगा, अभी ऐसा रट्टा नहीं मारना है। बहुत मैक्सिमम केस में से कॉस थीटा ऊपर आता, बट इसमें साइन थीटा ऊपर आ गया। अब क्या सिंपल केस हो गया है, एन साइन थीटा इक्वल एम जी और एन कॉस थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाय एन। देखो ये एम वी स्क्वायर बाय इसलिए बोल रहे क्योंकि ये कोन जो है फनल है, फनल का भी एंड ऐसा ऊपर से यही रहता है, तो ऊपर से यही है, यानी फोर्स ऐसी लग रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, क्योंकि एक फोर्स अगर यही डायरेक्शन में तो बिंदस ले लो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट लेना पड़ता, बताया मैंने बहुत बार। तो देखो ये डायग्राम देख लो पहले, अभी हमने जैसा डायग्राम बनाया था वैसा देखो। ये देखो एन साइन थीटा ऐसा ही है और एन कॉस थीटा ऐसा है, हमको ये थीटा नहीं लेना है, ये लेना है। तो यही था डायग्राम, देखो और कुछ था ही नहीं इसमें। तो अभी सॉल्व करके भी देख लेते, क्योंकि देखो इसमें कुछ हार्ड ही नहीं है। ये देखो एन साइन थीटा एम जी के बराबर जैसा मैंने बोला था, और एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अब भाई देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर ये इतना ये चीज आ गई तुमको कि ये निकलते आ गया, तो तुम जो एवरेज बच्चा भी होगा अभी वो तक निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता चल गया अब क्या करना है मुझे, डिवाइड 2/1 या फिर 1/2 जो भी डिवाइड करना है। फिर tan थीटा की वैल्यू ये निकल गई, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर ली, और फिर लास्ट में तो कैलकुलेशन बचता है। तो ऐसा कैलकुलेशन करके हमारी आंसर 0.3 मीटर आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन था ना हमारा कि अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ, वो सब डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, वो बोर्ड में नहीं पूछेगा। बोर्ड में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा, देखो इतना पार्ट, यानी मैं बोलता हूँ कि 90% अगर आना है अगर ये क्वेश्चन, तो इसमें से सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा। 1% या फिर 10% केस होगा जो ये पूछेगा ये, क्योंकि वो इतना एक्सप्लेनेशन पूछता नहीं बोर्ड, उसको भी पता है कि कंसेप्ट मेन है। तो आज हमने छोटा लेक्चर किया, मैं भी मानता हूँ कि बहुत छोटा लेक्चर दिया आज कोनिकल पेंडुलम। मैंने पहले बोला था पार्ट 5 में कि मैं कोनिकल पेंडुलम के साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करूंगा, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आधा घंटा से 45 मिनट्स तक खाएगा, क्योंकि ना आपको शायद आपको
अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो ही नहीं पता हो उसका यूजेस, और वो कौन से पॉइंट पे कैसे लगता है वो ना पता हो तो मेरे को और बड़ा हो जाएगा वो लेक्चर। इसलिए पहले मैं प्रीवियस कंसेप्ट बताऊंगा उसका अगले लेक्चर में, फिर चालू करेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वो खुद एक आधे घंटे का लेक्चर होगा। इसलिए ये लेक्चर था। अभी देखो इसमें जो है कोनिकल पेंडुलम, ये भी है 11th का ही केस, इसलिए मैंने इतना ज्यादा डीप में नहीं लिया, मतलब कोशिश की है पूरी कि पूरा पूरा समझा दूं। लेकिन जो 11th में है हमारा लॉस ऑफ मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन में लास्ट में चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, वहां पे होगा कोनिकल पेंडुलम पूरा बताया उसमें। लेकिन अगर नहीं याद था तो मैंने पूरा वापस से बताया कि कैसे निकालते। और ये फनल वाला केस था जो थोड़ा हार्ड था, वैसे इतना भी नहीं, सिर्फ डायग्राम आ गई थी तो समझ जाते उसमें। चलो अभी आज इतना ही लेक्चर है तो मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। ओके बाय।